नमस्कार। मैं संजय खटाना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है गुर्जर समाज की व्यापार में मौजूदा स्थिति, उसके कारण और उसके कारणों पर निवारण। हमारे साथ आज के पैनल में वरिष्ठ पत्रकार, उद्यमी, होटल व्यवसायी श्री राकेश रघुवंशी जी हैं, जो सहारनपुर जनपद के मूल निवासी हैं। हमारे साथ चौधरी यशवीर भाटी जी हैं, जो नोएडा से हैं, कवि हैं, चिंतक हैं, लेखक हैं। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप कुमार जी हैं, मूल रूप से सहारनपुर के निवासी हैं, मौजूदा समय में हरिद्वार में रहते हैं और भारत की एक बहुत बड़ी संस्था गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद से भी आरएस लिया है अभी, और समाज के अच्छे शुभचिंतक हैं। मैं सभी मेहमानों का तहे दिल से स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम में सभी का स्वागत करता हूं और सभी अपने सुनने वालों का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं सबसे पहले चलता हूं नोएडा। हमारे बड़े भाई यशवीर भाटी जी हैं। यशवीर जी, गुर्जर समाज की मौजूदा समय में जी कैसी व्यापारिक स्थिति देख रहे हैं आप? व्यापार में गुर्जर कहां खड़ा है, कितने प्रतिशत है, और है भी लोग किस तरह के व्यापार में हैं? क्या स्थिति गुर्जर के समाज की समझ रहे आप? जी देखिए, डॉक्टर संजय खटाना जी, आपका हार्दिक आभार। और मेरे साथ दो वरिष्ठ समाज के खास मेहमान भी आज मेरे समक्ष भी हैं, और श्री राकेश रघुवंशी जी और डॉक्टर प्रदीप कुमार जी। आप सभी को नमस्कार करता हूं, और सभी दर्शक जो इस सेशन को लाइव को सुन रहे हैं, मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूं। मौजूदा जो हालात यदि हम गुर्जर समाज की देखते हैं तो परसेंटेज में तो हम नहीं कह सकते, लेकिन कुछ एक घराने या कुछ एक लोग जिन्होंने ठीक से एस्टेब्लिशमेंट किया है, बिजनेस के अंदर अपने को स्थापित किया है, खासतौर से डेयरी उद्योग के अंदर दूध के व्यवसायी जो है काफी अच्छे जो है मुकाम उन्होंने हासिल किया है। कुछ एक हमारे जो प्रोफेशनल मेडिकल के फील्ड में हैं, उन्होंने अपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं। दूसरा, बेसिक जो रूट कॉज है हमारे समाज का, वो खेती से जुड़े हुए उसके व्यवसाय हैं और खेती हरी है। तो हम ये कहें कि नगरों में, महानगरों में हम छुटपुट स्थिति में बिजनेस में आगे आए हैं। तो उसमें परसेंटेज तो नगण्य है, परसेंटेज में तो हम नहीं ठहरते, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि वो स्थिति जो है खराब है। मतलब एक संतोषजनक हम कह सकते हैं, हमें आगे बढ़ना है। तो मैं मतलब बेसिक यही कह पाऊंगा कि अभी हम चलना सीखे हैं, अभी बहुत मतलब यात्रा बाकी है, संघर्ष अभी बाकी है। तो अभी तो हम शैशव काल में है, बाल्यावस्था में है, खासतौर से बिजनेस में। और जो बाकी चीजें जैसे इन्वेस्टमेंट में, प्रॉपर्टी के कामों में, रियल एस्टेट में, वो भी हम छुटपुट है, इतनी बड़ी हैसियत में नहीं है। तो परसेंटेज में हम नहीं है। बस मैं यही कहूंगा फिलहाल कि अभी हम चलना सीख रहे हैं। राकेश जी, आपका क्या मानना है? गुर्जर समाज व्यापार की और चला है, नहीं चला है, कितना चला है, किस स्थिति में देख रहे हैं आप अपने क्षेत्र में? नमस्कार संजय खटाना जी, और आपके चैनल का भी आभार। हमारे साथ जो साथी जुड़े हैं यशवीर भाटी जी, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। प्रणाम जी। व्यापारिक स्थिति में गुर्जर समाज अभी शैशव काल में है। जहां तक हम बात करें सहारनपुर और मुजफ्फरनगर के आसपास, अभी गुर्जर समाज व्यापारिक स्थिति में बहुत कमजोर है, और खेतीहार के तौर पर अभी तक हम काम करते रहे। गुर्जर समाज ने मुख्य रूप से खेती का ही काम किया, लेकिन उसके रीजन पिछड़ने के ये भी रहे कि कहीं ना कहीं हमारे सामने आइकन्स की कमी रही।
गुर्जर समाज के साथ कोई इस प्रकार का आइकन नहीं रहा जिसको हम आधार बना करके आगे बढ़ पाए, उस दृष्टिकोण में हम कहीं ना कहीं पिछड़ते नजर आए। दिल्ली एनसीआर के अंदर जरूर कुछ लोगों ने इस मामले में थोड़ी सी प्रगति हासिल की है और उसी से प्रेरणा लेकर के कुछ युवा साथी बिजनेस में आगे बढ़ रहे हैं। जैसा जसवीर भाटी जी ने बताया कि अपना कंस्ट्रक्शन कंपनी की बनाने की बात हो, बिल्डर्स की बात हो, पशुपालन के अलावा कुछ हम डेयरी उद्योग में भी कुछ गिने चुने हमारे नाम हैं, लेकिन हम उस अवस्था तक अभी नहीं पहुंच पाए जहां हम संतोषजनक कह सकें कि गुर्जर समाज अभी व्यापारिक दृष्टिकोण या व्यापारिक सोच के साथ आगे बढ़ रहा है। सोच भी अभी तक हमारी व्यापारिक नहीं हो पाई, हम कहीं ना कहीं अभी भी उसको शैशव काल में पाते हैं। और उसका मुख्यतः कारण मैं दोबारा फिर रिपीट करना चाहूंगा कि हमारे सामने कहीं ना कहीं हमारे आइकन्स की कमी रही है, कि हमारे सामने रोल मॉडल नहीं रहे, दूसरे उंगली पकड़ करके हम जिस प्रकार से कोई हमें चलना सिखा पाए, इस तरह की दृष्टि हमारे साथ नहीं रह पाई। तो हमारा जो समाज है मुख्य रूप से वो क्षत्रिय रहा है, तो क्षत्रिय होने की वजह से वो जिस दिशा में शुरू से चलता रहा है अभी भी वो लगभग उसी ट्रैक पे चल रहा है। अब थोड़ा बहुत जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा उद्यम की ओर आगे बढ़े हैं और प्रतिस्पर्धा के इस युग में स्टैंड कर पाना कहीं ना कहीं कठिन महसूस कर रहे हैं, लेकिन ये जरूर है कि हम कहीं ना कहीं अब उसमें जागृत हुए और कहीं ना कहीं आशातीत निगाहों से हम उसको देख रहे हैं। निश्चित रूप से भविष्य में गुर्जर समाज की स्थिति व्यवसाय में बेहतर होगी। चलिए, हमारे साथ हैं वेद विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर गुलकुल कांगड़ी प्रदीप चौधरी जी। प्रदीप जी, आप जी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपने बच्चों को पढ़ाया है और काफी लंबा तजुर्बा आपका जीवन का है, राजनीतिक उससे भी आप जुड़े हुए हैं। आप गुर्जर समाज की व्यापारिक परिस्थितियां कहाँ खड़ी देख रहे हैं? पहले तो आप सबको नमस्कार। कहाँ स्टैंड है गुर्जर समाज का? पहले तो आप सबको नमस्कार। नमस्कार जी। देखो, गुर्जर समाज जो आज की स्थिति है और जो पहली स्थिति थी उसमें अभी सुधार है, ऐसा नहीं कह सकते कि सुधार नहीं, उसमें सुधार है। आज गुर्जर समाज व्यापारिक स्थिति को देखते हुए उसकी ओर अग्रसर है और पहले से कम 50% सुधार है। पहले तो बहुत कम स्थिति थी, पहले ऐसा सोच भी नहीं थी लोगों की, व्यापारिक सोच भी नहीं थी। अब व्यापारिक सोच आगे बढ़ती जा रही है अपने समाज में। ऐसा नहीं, धीरे धीरे अपना जो गुर्जर समाज है व्यापारिक स्थिति में आगे बढ़ेगा भविष्य में। चलिए, शुरुआत की है मतलब। हाँ जी, तो आप एक अच्छी शुरुआत मान रहे हैं कि गुर्जर समाज ने, अब लेट सही लेकिन एक अच्छी शुरुआत व्यापार में की है। अच्छी शुरुआत की है। अब चलिए भाटी जी के पास चलते हैं। भाटी जी, किसी भी राष्ट्र के निर्माण में, बस मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा जी भाटी जी, जी किसी राष्ट्र के निर्माण में व्यापार का क्या महत्व है? देखिए खटाना जी, व्यापार, ये कहा जाए कि राष्ट्र निर्माण में व्यापार राष्ट्र की रीढ़ है, क्योंकि इकोनॉमी जब मजबूत होगी और वो व्यापार के माध्यम, चाहे वो खेती आधारित व्यापार हो, खेती भी एक तरह से देखा जाए तो राष्ट्र के लिए उसका बहुत बड़ा रोल है, लोगों को रोजगार दे रही है उनको, वो भी एक व्यापार है, वो भी एक इन्वेस्टमेंट है। और दूसरा जो बिजनेस का फील्ड है, अब खेती से जुड़ा हुआ जो रॉ मटेरियल है, जो कच्चा माल है, तो वो तो वहीं से आएगा। दूसरी इसी के साथ साथ भाई जैसे कपड़ा बनता है तो वो कॉटन आती है और दूसरे फैब्रिक्स जो है वो वहीं से आते हैं, चाहे वूलन आएगी तो भेड़ों से आएगी, ऊँटों से, मतलब उस तरह से आएगी, वो ग्रास है, ग्रास रूट है। तो ये तो एक सवाल आपका बहुत ही शानदार है। व्यापार के बगैर, बिजनेस के बगैर कोई राष्ट्र खड़ा नहीं रह सकता, और मेन भूमिका अर्थ की है, पैसे की है, इकोनॉमी की है। हमारे हाथ में जब पर्याप्त मात्रा में हमारी इकोनॉमी परफेक्ट होगी, मजबूत होगी, तो राष्ट्र का निर्माण, हमारे वेलफेयर भी बढ़ेगा, डेवलपमेंट भी बढ़ेगा, एजुकेशन सेक्टर भी बढ़ेगा और दूसरे हेल्थ सेक्टर भी बढ़ेगा।
तो सारा का सारा डिपेंड करता है किसी राष्ट्र का। भाई आप ये देखिए कि कोई घर संपन्न है, आप ये देखो उस घर में झगड़े भी नहीं होते, अभाव में आदमी झगड़ता भी है। तो जब राष्ट्र के पास व्यापारिक स्थिति मजबूत होगी तो नो डाउट हम जो है अभी विकासशील की श्रेणी में है, हम विकसित की श्रेणी में जाने के मतलब चेष्टा रखते हैं। तो मैं तो इसमें ये कहूंगा। राकेश जी, जो सामाजिक प्रतिष्ठा है, एक तो राष्ट्र की बात हो गई जी, सामाजिक प्रतिष्ठा भी कहीं ना कहीं धन या बाहुबल के आधार पर तय होती है। बिल्कुल। जहां गुर्जर समाज बढ़िया मजबूत है, आर्थिक रूप से मजबूत है, वहां अलग तरह की उसका सम्मान है, अलग तरह का रहन सहन है, अलग तरह की बोल भाषा भी है। और जहां आर्थिक कमजोरी है वहां अलग तरह की है, वहां कुछ जातियां अपने समकक्ष से कहने में शर्म महसूस करती हैं, साथ बिठाने में शर्म महसूस करती हैं। तो अभी भाटी जी का सवाल था राष्ट्र निर्माण। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सामाजिक जो सरोकार है उसमें व्यापार का या अर्थ का क्या महत्व आप समझते हैं? देखिए खटाना जी, जो आपका सवाल है सामाजिक सरोकार, सामाजिक समानता या सामाजिक जो उन्नति है उसमें धन का, अर्थ का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हमारे पास संपन्नता नहीं है तो हम सामाजिक स्टेटस भी हमारा, जैसा अभी आपने कहा, कहीं ना कहीं वो लो रहता है। तो सामाजिक स्टेटस को अपग्रेड करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए पर्याप्त धन की आवश्यकता है और वो व्यापार के बगैर संभव नहीं है। अगर हम व्यापारिक रूप से मजबूत नहीं है और हमारे व्यापार नहीं है, और यही अभी तक हुआ भी है समाज के साथ कि कहीं ना कहीं हम पिछड़ते नजर आए क्योंकि हम व्यापारिक दृष्टि से पिछड़े हैं। व्यापारिक हमारा सोच नहीं रही, संसाधनों का हमारे पास कहीं ना कहीं अभाव रहा और उस अभाव की दृष्टिकोण से हम कहीं ना कहीं व्यापारिक रूप से कमजोर साबित हुए। और कमजोरी की वजह से आज पूरा समाज में समझता हूं, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, कि समाज की ही स्थिति उस प्रकार के सम्मान की दृष्टि से नहीं देखी जाती, छोड़ करके कुछ गिने चुने लोगों को। हमारे केवल काउंटेबल लोग हैं जिनके बल पर हम अपना नाम गौरव से ऊंचा करते हैं, या कहीं ना कहीं हमारे पास पुरातन जिन परिवारों के पास रही है कुछ उनकी मजबूत आर्थिक संपन्नता, उसके बल पर वो कहीं ना कहीं हम उनको जोड़ते हैं अपने साथ। लेकिन जिन परिवारों की या जिन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं हम आर्थिक रूप से कमजोर थे, वहां पर हमारा सम्मान भी घटा है और हम व्यापारिक रूप से कमजोर होने की वजह से कहीं ना कहीं हमें अपनी प्रतिष्ठा को भी गंवाना पड़ा है। तो व्यापारिक दृष्टिकोण होना समाज के अंदर बहुत आवश्यक पार्ट है और उसी के बल पर हम खड़े हो पाएंगे और उसी के बल पर हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा भी रहेगी और हमारे राजनीतिक वजूद भी होगा और व्यापारिक वजूद भी होगा। तो व्यापार इज वेरी मस्ट। मैं जिसको कहना चाहूंगा कि व्यापार के बगैर हम आज की तारीख में खड़े नहीं हो सकते। खेती की जहां तक हम बात है, खेती के अंदर इतनी सारी एक्सपेंसेस हो गए हैं कि किसान सर्वाइव नहीं कर पा रहा। छोटे किसान हो गए, उनकी जमीन की जोतें घटती जा रही है। तो कहीं ना कहीं अब हमारे पास एक विकल्प यही बचता है कि हम समाज में स्टैंड होने के लिए व्यापार की ओर बढ़े और व्यापार की ओर बढ़ने के लिए शिक्षा भी महत्वपूर्ण पार्ट है और उसके साथ साथ हमारी सोच को बदलना जरूरी है। अगर हम व्यापारिक सोच नहीं अपनाएंगे और हम दूसरे लोगों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दूसरे लोग हमारे सामने जिन लोगों के साथ हमें व्यापार करना है, जो लोग पहले से एस्टेब्लिश है, उनके लिए कहीं ना कहीं हमें व्यापारिक सोच को भी बदलना पड़ेगा अपने स्टेटस के अपग्रेड करने के लिए। बहुत बढ़िया। अब राष्ट्र की बात हो गई, समाज की बात हो गई। हमारे साथ हमारे गुरुदेव प्रदीप कुमार जी हैं, जो लंबा समय जिन्हें मिला है अध्यापन करने का, और अध्यापक हर चीज को अलग नजरिए से देखता है। डॉक्टर साहब प्रदीप जी, चूंकि हमारा यहाँ विषय राजनीति नहीं है, लेकिन आप एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, एक राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए हैं, बड़े पद पर भी हैं। मैं यहाँ तो उसका जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आज हम समाज के नाते चर्चा कर रहे हैं। हाँ बताओ भाई साहब। आप बहुत नजदीक से प्रदेश लेवल की राजनीति देख रहे हैं, देश लेवल की राजनीति देख रहे हैं। राजनीति में धन का और व्यापार का क्या महत्व आप देख पा रहे हैं? देखो, धन का जो महत्व है ना जी, प्रतिष्ठा के साथ, देखो पहले जो हमारे बुजुर्ग है, जो पूर्वज थे, वो ये बात कहते थे, एक पैसा एक बात, दो पैसे दो बात, नहीं पैसा नहीं बात। अर्थ की एक महत्वपूर्ण वो है प्रतिष्ठा जो जुड़ी हुई है समाज के साथ। अब आप देख लो, व्यवहारिक जीवन, पैसे जितने ज्यादा, जो पैसे वाला संपन्न, उसकी ज्यादा उतनी ही प्रतिष्ठा।
तो हमें अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए आर्थिक रूप से संपन्न तो होना ही पड़ेगा। अगर हमें अपनी प्रतिष्ठा को आगे बढ़ाना है, ऊंचा उठाना है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले आर्थिक रूप से मजबूत होना ही पड़ेगा। चाहे हम व्यापार करें, चाहे खेती करें, कोई भी, चाहे हम शिक्षा जगत में आगे बढ़ें। और देखो, शिक्षा जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। अधिकतर वही लोग आगे बढ़े हैं जिन्होंने कुछ अध्ययन किया है शिक्षा में, जिन्होंने कुछ उन्नति की है। जी ऐसा नहीं है कि जो शिक्षित नहीं उन्होंने उन्नति नहीं की, परंतु वो बहुत कम है, उनका रेशो बहुत कम है उन्नति में उन्हीं का रेशो है जो पढ़े हैं, जिन्होंने शिक्षा में स्थान प्राप्त किया, शिक्षा में अपनी गति बढ़ाई है। शिक्षा ही, देखो मेरे विचार से शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन है शिक्षा की आगे तो बात बढ़ने आपकी के सही है। व्यापार में। मेरा सवाल ये है कि आप हाँ जी, राजनीति के बहुत नजदीक हैं, खुल के बोलिए, यहाँ हाँ पार्टी जी, वाली बात नहीं, खुल के समाज की बात है। पैसे वाले लोगों की हाँ राजनीति जी। ज्यादा चलती है या गरीब लोगों की आज के दौर में? देखो, आज के दौर में जो संपन्न है, पैसे वाले हैं, उनका विशेष स्थान है, परंतु जो ईमानदार हैं, पैसे कम है जिनके पास भी, ऐसा उनका भी स्थान है। ऐसा नहीं है उनका भी स्थान नहीं है, उनका भी मैं स्थान है। तुलनात्मक अध्ययन की बात कर रहा हूं। आपने क्या अध्ययन किया, कहां पहुंचे आप, किस निष्कर्ष देखो पर पहुंचे? देखो मैं ये तुलनात्मक सवाल, अध्ययन तो यही है। डॉक्टर साहब मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि जो हाँ हमारे जी, युवा आपको सुन रहे हैं, आप हाँ अगली जी, पीढ़ी के लिए बोल रहे हैं, अपने लिए नहीं। हमारी जो नई पीढ़ी आ रही है, राजनीति में सीधे आ रही है, उसे पैसे कमा कर राजनीति में आना चाहिए या सीधे बस राजनीति में आ जाना चाहिए? देखो जी, उन्हें पैसे कमा के राजनीति में आना चाहिए। पैसे का महत्वपूर्ण योगदान है आज के समय में राजनीति में। यही मैं जानना चाह रहा था। राजनीति में तो आए, लेकिन आर्थिक हाँ जी, स्थिति करना, व्यापारी होना भी जरूरी है। देखो जी, पहले अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करें, तब राजनीति में आए। जी जी, देखो, चलिए। राजनीति आज के समय में उन्हीं का विशेष वो है जो संपन्न है। जी जी, ठीक है। तो बस आज इतना ही आज कहना हम इसमें चाहूंगा। आज इसमें एक कदम और हम आगे बढ़ेंगे इस डिबेट में। हमारे साथ है रघुवंशी जी। रघुवंशी जी, यदि आप जिस व्यापार से जुड़े हुए हैं, होटल व्यवसाय से, यदि कोई इसे देश में हमारा गुजर भाई करना चाहता हो तो आप क्या मदद करेंगे? देखिए, ये तो एक पर्सनल सवाल है जो आपने पूछ लिया। हाँ, मैं पर्सनली जहाँ- होकर पूछ रहा हूँ। हाँ, मैं आपसे कहना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से कि मैं तो एक अलग विषय है जो मैं शब्द है, लेकिन हर व्यक्ति को समाज के जो जिस लाइन में है उसे अपने समाज के लोगों को मार्गदर्शित करना चाहिए, जहां भी वो है। होटल इंडस्ट्री हो, चाहे वो दूसरा व्यापार हो। मैं ये भी कहना चाहूंगा चाहे वो अधिकारी भी क्यों ना हो, अगर वो अच्छी जगह सीट पर बैठा है तो उसे अपने समाज के लोगों का सहयोग करना चाहिए। जो जिस आशा से उसके पास आता है उसकी आशा को पूरा करना चाहिए। लेकिन बहुलता में ऐसा नहीं होता। जो जहां है वो हमारा व्यक्ति उस तरीके की सोच नहीं रखता कि हम अपने समाज के व्यक्ति को आगे बढ़ाने का काम करें। जहां तक होटल इंडस्ट्री की बात है, होटल इंडस्ट्री में पिछले 1 वर्ष से हम हैं और हमने जो अनुभव प्राप्त किया, अगर कोई साथी या कोई समाज का व्यक्ति हमसे उसके विषय में जानना चाहता है और उसमें हमसे कुछ मदद चाहता है तो हम दिल खोल करके उसकी मदद करने के लिए तैयार हैं। उसको रास्ता भी देंगे, उसका मार्गदर्शन भी करेंगे, उसकी हर स्तर पर हेल्प भी करेंगे और उसको बताएंगे कि उसकी बारीकियां या उसकी समस्याएं क्या है और वो कैसे इसमें अपग्रेड हो सकता है। और ये हम सबको करना चाहिए, जो जहां है, जिस व्यापार में है, जिस सीट पर बैठा है, चाहे वो पॉलिटिकल आदमी हो, चाहे नॉन पॉलिटिकल हो, चाहे बिजनेस में हो और चाहे सर्विस में हो। उसको समाज के हर व्यक्ति की जो जिस आशा के साथ उसके पास जाता है, अगर हम उसकी हेल्प करेंगे तो आसानी से वो व्यक्ति आगे बढ़ पाएगा और उसी उम्मीद से वो जाता भी है और बहुधा लोग करते भी हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो उस तरह की बातों में नहीं आते, समाज का कहीं ना कहीं मदद नहीं करते, जिससे एक नेगेटिव माहौल होता है और हमारा समाज कहीं ना कहीं पिछड़ता है। जी, यशवीर जी, जी, आप चिंतक हैं, लेखक हैं, आपके पास जो हथियार है आप उसी से मदद कर सकते हैं। आपका क्या रुख रहने वाला है समाज को व्यापार की तरफ ले जाने के लिए? कविताओं से ले जाएंगे, संदेश से ले जाएंगे, क्या करेंगे?
देखिए, आपने बहुत ही शानदार बात कही है। जिस व्यक्ति के पास जो हुनर है, उसको उस हुनर से ही चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए। अब जैसे रघुवंशी जी ने बहुत शानदार बात कही है और बड़े खुले दिल से और साफगोई से बात कही है, जिंदादिली से बात कही है कि मैं जो है देश का कोई भी व्यक्ति जो है मुझसे कोई जिस तरह की मदद की अपेक्षा रखता है और मैं उसमें भरपूर उसका सहयोग दूंगा, तो मैं आपसे इंडिविजुअल ये कहना चाहता हूं और समाज के खास तौर से युवा पीढ़ी को कि हम अपने परंपरागत चीजों को त्यागें और मैं अपनी लेखनी से भी, अपनी सोच से भी और अपने विचार से भी बार बार यही प्रयास और प्रेरणा रहेगी कि हम पुरानी चीजों को छोड़ें और नए औजार हम तैयार करें। मैं एक अनुभव की बात आपको बता रहा हूं। मेरे साथ एक व्यापारी हैं जो दिल्ली में व्यवसाय करते हैं, डेली मेरे साथ दिल्ली और आते जाते हैं और वो बाइकास बढ़िया है, तो उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। वो उनका, अब ये देखिए कि मैंने उनसे कहा कि लाला शब्द में 2 बार ला आता है, ला। फिर बात बनिए के मतलब बनिए, बिगड़िए नहीं। एक सबसे बड़ी बात है, बिजनेस शुरू करने से पहले हमें संयम बहुत रखना पड़ेगा। ये तो अपील में आएगा, आप अपनी नहीं, मैं वो तो अपील में आपसे लूंगा। फिलहाल तो आप अपनी पर्सनल जिम्मेदारी बताइए। पर्सनल मेरी जिम्मेदारी ये है, बिल्कुल आपने सही रोका है मुझे। पर्सनल मेरी जिम्मेदारी है, मैं निरंतर जितनी जानकारी मुझसे हासिल होंगी, चाहे वो मैं गूगल से सर्च करूं, चाहे मैं बिजनेसमैन के जो भी बिजनेसमैन है, चाहे अपनी कम्युनिटी के हैं, दूसरी कम्युनिटी के हैं, उनसे जानकारी कलेक्ट करके वो मैं लगातार जो है प्रसारित करता रहूंगा। ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और दूसरी बात यह है, संसाधन की बहुत सारी जानकारियां ऐसी हैं कि जो सरकार के माध्यम से जो योजनाएं होती हैं, उन योजनाओं को भी जानकारी मैं युवा पीढ़ी को देने का प्रयास करूंगा, निरंतर प्रयास करूंगा। बहुत शुक्रिया। प्रदीप जी, आप एक जिस पार्टी में काम कर रहे हैं, वहां जो आपके पास दायित्व है वो पिछड़ों का है। हाँ और जी, गुजर भी पिछड़ा है, पिछड़ों का है। तो गुजर के साथ साथ हमारे पिछड़े भाइयों को व्यापार में लाने के लिए, हेलो, आवाज आ रही है प्रदीप जी? वीडियो रुक गया है आपका क्या प्रयास रहेगा इस पिछड़े समाज को आवाज कट रही भाई, में लाने आ के रही लिए? कभी क्या नहीं। प्रयास करेंगे? सोशल मीडिया पे संदेश देंगे, अपनी जनसभाओं में अपील करेंगे व्यापार से जुड़ने की, क्या आप करेंगे समाज के लिए? हाँ जी, क्या करेंगे? हेलो, आवाज नहीं आ रही? अब आई, आवाज आ रही है? आ रही है आवाज, आ रही है आपको? प्रदीप जी, आवाज मिल रही है? देखो, जो अपने पिछड़े हैं, मतलब वो जैसा जिस प्रकार का कार्य करना चाहते हैं, वो मत देखो, जिसकी जिसमें रुचि है उसे उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे। किसी की बिजनेस में है, किसी की। चलो, प्रदीप जी से हमारा संपर्क टूट गया, आगे बढ़ो आप। वो शायद रेंज से बाहर हैं। मैं अगले सेगमेंट पर आता हूं परिचर्चा के, जो अंतिम सेगमेंट भी है, समय भी हो चला है। आप भाटी जी, युवाओं को क्या संदेश देंगे व्यापार में को लेके? क्या संदेश देंगे देश के युवाओं को और खासतौर पे गुर्जर समाज के युवाओं को? जी, आज साइंस और टेक्नोलॉजी का जमाना है। जिस व्यक्ति या समाज ने समय के अनुसार अपने आप को नहीं ढाला, तो निसंदेह वो पिछड़ेगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं तमाम देश के नौजवानों से, खास तौर से गुर्जर समाज के बेटे और बेटियों से, दोनों से मेरी अपील भी है और संदेश भी है कि अब पुराना लबादा छोड़ो, पुरानी बातें छोड़ो और दकियानूसी सोच से बाहर आइए। ये आज पूरा का पूरा सिस्टम हमारे मोबाइल के अंदर है, गूगल के अंदर है,
साइंस और टेक्नोलॉजी, सारे हुनर जो है हमें ऑनलाइन प्राप्त हो जाते हैं, तो हमें कमर कसनी होगी। एक सूत्री कार्यक्रम हमारा है कि अब हम जो जॉब जो है वो लिमिटेड है, तो सब नहीं प्राप्त कर सकते, और जिसमें जैसा हुनर है, यदि उसमें छोटे छोटे काम हम लोग शुरू करें, छोटी पूंजी से हम शुरू करें, तो हमें उस ओर प्रेरित होना है नौजवानों को, और पूरी तैयारी के साथ जैसे हम बाकी कामों में, देखिए मैं एक और चीज यहां मैं जोड़ रहा हूं कि नौजवानों को सोशल मीडिया पर अपना समय बेवजह की बातों में जाया ना करें। बहुत कुछ सोशल मीडिया पर बेहतर भी है, उसे कैच करें, बहुत सारी जानकारियां हैं, उसे कैच करें, और जो मतलब मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कह रहा हूं, कबाड़ जो परोसा जा रहा है, बेवजह की बातें जो परोसी जा रही हैं, उससे बाहर निकले। और एक सूत्री कार्यक्रम यह है कि हमें सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है व्यापार की तरफ। अब हमारा गुजारा नहीं होने वाला। जो अपने रघुवंशी जी कह रहे हैं कि हमारे जो हम परंपरागत रूप से खेती कर रहे थे, खेती के बहुत सारी चीजें एक्सपेंसेस बढ़ गए, खर्चे बढ़ गए, और मतलब हमारे जो है हिस्से भी कम हो गए, तो हमारी मजबूरी भी है और हमारी जरूरत भी है। तो जरूरत के आधार पर इस देश का नौजवान, मेरे समाज का नौजवान जागे, और हमें ये भेद नहीं करना कि बेटियां नहीं कर सकती, बेटियां उससे भी बेहतर कर सकती हैं। हम प्रोत्साहन दें, ये नहीं कि भाई हमारे घर की बेटी या हमारे घर की बहू कमाने नहीं जाएगी, जा सकती है, जा रही है, दुनिया को चला रही हैं। बड़े बड़े मतलब उद्योग जो है महिलाएं चला रही हैं, तो हमें उनको प्रोत्साहित करना है। और इस संदेश, मेरा एकमात्र संदेश ये है कि आगे बढ़ो, और मंजिल आपका इंतजार कर रही है। तो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं रघुवंशी जी के पास आता हूं। रघुवंशी जी, आप क्या अपील करेंगे गुर्जर युवाओं से भी और युवाओं के माँ बाप से भी, जो सक्षम लोग हैं समाज के, वो अपने बच्चों को कुछ कराएं दे, व्यापार की तरफ ध्यान नहीं है, रोजगार की तरफ ध्यान नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए खटाना जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वर्तमान परिदृश्य में, वर्तमान जो हालात हैं देश के और दुनिया के, उसमें अगर हमें स्टेबल रहना है, अगर हमें खड़े होना है, और अगर हमने अपने आप को स्थापित करना है, तो उसके लिए निश्चित तौर पर व्यापारिक दृष्टिकोण अपनाना ही होगा, और व्यापारिक सोच को भी अपनाना होगा, और व्यापार की ओर बढ़ना ही है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारे पास। क्योंकि अभी भाटी जी ने बताया कि हमारे पास जॉब के जो संसाधन है वो बहुत लिमिटेड है, और उसके अलावा हम सोचते नहीं है, मैक्सिमम लोग सोचते क्या है कि हमारा बेटा नौकरी लग जाएगा, लेकिन नौकरियां हमारी बहुत लिमिटेड है, नौकरियां मिलती नहीं है। अगर हम नौकरी के प्रयास कर भी रहे हैं तो उनमें हम सक्सेस भी हो रहे हैं, सफलता भी हमें मिल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उससे हमारे जो युवा पीढ़ी है उस पर एक बर्डन भी पड़ रहा है। हर आदमी उस नौकरी को चाहता है, नौकरी एक है और चाहने वाले उसके हजारों लोग हैं। अब वो डिप्रेशन की स्थिति में भी है कहीं ना कहीं युवा, वो सर्कमस्टांसेस इस तरह की हैं, कहीं ना कहीं उसके गलत परिणाम भी आ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हमें अन्य विकल्पों पर भी विचार करना चाहिए। छोटे छोटे जो हमारे सरकार की तरफ से भी सुविधाएं हमें प्रदान की जा रही है कि हम छोटे छोटे उद्योग स्थापित करें, बैंक के माध्यम से लोन भी मिल रहा है। अभी एक बहुत अच्छी स्कीम भारत सरकार ने चलाई, उसमें भी हम उसका लाभ ले सकते हैं, विश्वकर्मा योजना, कि उसमें 1 लाख रुपए तक का 5% पे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप उद्योग स्थापित करिए, 20,000 रुपए तक का उसमें आपको फंड फ्री में मिल रहा है। आपको स्टार्टिंग करने के लिए 1 लाख तक का ब्याज आपको 5% पे मिल रहा है, 1 लाख रुपया। आप छोटे छोटे कहीं ना कहीं आप दुकान खोलिए किसी चीज की, वहां से आप शुरुआत करिए उसकी। तो हम अगर खड़े नहीं होंगे, अगर व्यवसाय की ओर नहीं बढ़ेंगे, आप पुरातन काल से लेकर के वर्तमान तक की स्थिति देख लीजिए, नौकरी करने वाला व्यक्ति कभी धनवान नहीं हुआ, लेकिन जिसने व्यापार किया है वो धनवान हुआ है। और व्यापार करने वालों ने हमेशा सरकार चलाई है, सरकार ने भी कहीं ना कहीं टैक्स अगर ले रही है तो उसी से चलती है, उसी के टैक्स से चलती है। तो व्यापार अगर हम नहीं करेंगे, व्यापार में हम 1 रुपये से 1 लाख तक कमा सकते हैं। नौकरी हमारी अगर 10,000 है तो वो 10,000 एक लिमिटेड नौकरी है, उस 10,000 में ही हम अपने दिमाग को सेटअप करते हैं कि मुझे इसी 10,000 रुपए में घर चलाना है। तो विकल्प वहां पर बहुत खुले हुए हैं। तो मैं युवाओं से कहना चाहता हूं कि विरासत से तय नहीं होते सियासत के फैसले।
ये उड़ान तय करेगी कि आसमान किसका है। तो आसमान बहुत बड़ा है, व्यापक वर्ल्ड है, आप कितना भी दौड़िए, कितना भी बढ़िए, कोई कंपैरिजन नहीं है उस चीज का। लेकिन आपको जुझारू होना होगा, आपको सोच को बदलना पड़ेगा, आपको व्यापारिक सोच अपनानी पड़ेगी, तभी समाज कहीं ना कहीं डेवलप हो पाएगा। संघर्ष के लिए हमें खड़ा करना पड़ेगा अपने आप को। तो युवा जो है संघर्ष से भागे ना, संघर्ष करने का मादा रखे और कहीं ना कहीं उससे दूसरे लोगों से भी प्रेरणा ले कि हमारा समाज कहीं ना कहीं क्यों पिछड़ रहा है, हम भी उसके बराबर क्यों नहीं चल सकते। जब ये व्यक्ति कर सकता है दूध का काम या दुकान का काम या दूसरे फैक्ट्री लगा सकता है, तो हमारा युवा क्यों नहीं लगा सकता। तो हम उन लोगों से सीख लेनी होगी और इस प्रतिस्पर्धा के इस युग में कहीं ना कहीं अपने आप को स्थापित करने के लिए व्यवसाय से जुड़ना पड़ेगा। बस मैं यही कहना चाहूंगा कि युवा जो है वो व्यवसाय से जुड़े, चाहे व्यवसाय छोटा हो या बड़ा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रदीप जी, आप इस देश के युवाओं को, इस समाज के युवाओं को क्या संदेश देंगे और उनके माँ बाप को भी क्या संदेश देंगे? क्योंकि आप अध्यापक हैं, माँ बाप को भी संदेश देना जरूरी। माँ बाप भी अपने बच्चे को व्यापारी नहीं बनाना चाहता हमारे समाज का, क्या संदेश देंगे? ठीक बात साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से खटाना जी युवाओं को ये संदेश देना चाहता हूँ, वो नौकरी के पीछे ना भाग कर नौकरी देने की सोचे, अपना व्यापार शुरू करे, छोटे से करे। देखो, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना चल रही है मोदी जी की, उसमें गरीब से गरीबों के लिए योजना, जिनके पास कोई संसाधन नहीं किसी भी प्रकार का, उन्हें कोई बैंक लोन देना नहीं चाहता, उन्हें साहूकार कोई लोन देना नहीं चाहता, उनके लिए बहुत अच्छी योजना सरकार ने शुरू कर रखी, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए, पंजीकरण कराए। अब पहले 1 सप्ताह की ट्रेनिंग होगी उनकी, 500 रुपये रोज मिलेंगे, 3500 रुपये ये मिलेंगे। इसके बाद ट्रेनिंग के बाद उन्हें 15,000 रुपये का वाउचर मिलेगा, जो जिससे संबंधित है वो अपना सामान खरीद लें। ये तो सरकारी सुविधा होगी। आप समाज के लोगों से अपील क्या करेंगे? बुजुर्गों से अपील? मैं तो समाज के लोगों से अपील यही करूंगा, अगर वो उन्नति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अपना व्यापार शुरू करें, छोटा करें, जिसकी छोटी स्थिति छोटा करें, बड़ा है बड़ा करें, नौकरी के पीछे कम दौड़े। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके माँ बाप जी 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 धन्यवाद। तो आपका आपने हमें अवसर दिया। नहीं, आप बोल सकते हैं, अभी समय है आपका, बोल सकते हैं अगर कुछ कहना चाहते हैं। नहीं, बस मैं यही कहना चाहता हूँ उनके माँ बाप को भी है कि वो माँ बाप अपने बच्चों के सहायक बने, शासक नहीं, सहायक बने, वो रोजगार करने में उनकी मदद करें, सहायता करें। सभी पैनलिस्ट अतिथियों का धन्यवाद करता हूं। और आज का जो हमारा ये विचार मंथन था, ये मेरे ख्याल से यही पहुंचता है कि पहली शिक्षा, पहली गुरु माँ होती है। और माँ ही अगर चाहे कि मेरा बेटा मास्टर बने, डॉक्टर बने, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक बेटे को, माँ को ये सपना भी दिखाना चाहिए कि वो अडानी बने, अंबानी बने, वो बड़ी कंपनी का मालिक बने, वो नौकरी देने वाला बने। ऐसा सपना जिस दिन ये हमारी माएं देखना शुरू करेंगी, तो अपने बच्चों को वो सपना दिखाएंगी। और किसी भी समाज का, किसी भी व्यापार के बगैर भला नहीं हो सकता। व्यापारी ही देश को चलाते हैं। चाहे वो तलवार का राज रहा हो, महाराणा प्रताप भी जब समस्या में घिरे थे तो उन्हें भी एक व्यापारी ने सहारा दिया, देश की आजादी के लिए भी, देश के धर्म की रक्षा के लिए भी। और आज के युग में भी बिना व्यापार के कोई सरकार कुछ नहीं कर सकती। व्यापार ही विदेशी मुद्रा को, व्यापार ही बाहर के लोगों को जोड़ता है, साधन जुटाता है। व्यापार एक देश की, भाटी जी ने बताया, रीढ़ की हड्डी है। इसलिए हमें भी इस रीढ़ की हड्डी बनने का प्रयास करना चाहिए, ऐसा हमारे मेहमानों का आज का संदेश है। और मैं खटाना बुलेटिन की तरफ से भी अपने युवा साथियों से संदेश देना चाहता हूं कि वो ज्यादा से ज्यादा व्यापारी बने, और उनके माँ बाप को भी कहना चाहता हूं कि अपने बच्चों को व्यापार की तरफ ले जाने का भी प्रयास करें। आपने समय दिया, आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत सम्मान। नमस्कार। नमस्कार, धन्यवाद।